वो एक शटअप कॉल आज भी अमेरिका को याद है। अमेरिका इंडिया को आंखें दिखाने से डरता है, क्योंकि ना तो वो अमेरिका का सर खरीद गुलाम है और ना ही वो अमेरिका से कर्जे लेकर पलता है। बाकी चाइना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। इंडिया ना इस वक्त चाइना का बाप है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर थिंकिंग अबाउट द पब्लिक, अबाउट द कंट्री, अबाउट देयर पॉलिसीज। सो आई थिंक सो वो इस तरह कामयाब होंगे। हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? मैं खुद खड़ा हूँ आपके सामने, मैं फ़ॉरेन पॉलिसी पे बात करता हूँ। पाकिस्तान से मुझे जस्ट 8 से 10% लोग सुनते हैं, बाकी मुझे इंडिया से लोग सुनते हैं। तो मैं बड़ा इस चीज़ पे हैरान होता हूँ कि यार मैं ना तो कोई नाच गाना चला रहा हूँ, ना तो मैं कोई इस तरह के काम कर रहा हूँ। सीधा एक अपने मुल्क को समझाने की कोशिश, अपनी आवाम के साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और रिएक्शन लेते हुए ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम भी तरक्की कर सकते हैं जैसे हमारे पड़ोसी चाइना, इंडिया या और मुल्क कर रहे हैं। तो मुझे भी आपकी बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आवाम हमारी सुनने को तैयार नहीं है सही चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है डिफेंस सिस्टम के अंदर। इस वक्त इंडिया वियतनाम को $700 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल उनको प्रोवाइड करेगा। इससे पहले फिलिपाइन को भी ये मिसाइल इंडिया दे चुकी है। आया कि चाइना के साथ ट्रेड भी इंडिया करता जा रहा है और जो चाइना के मुखालिफ मुल्क हैं उनको डिफेंस में भी मजबूत करता जा रहा है। इंडियंस को ये मेरे ख्याल में लगता है कि चाइना किसी भी वक्त इंडिया पर हमला कर सकता है। इस वजह से उनके जो राउंड बाउंड जितने भी ममालिक हैं, इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है डिफेंस सिस्टम के अंदर। ये तो इनका एक हक बनता है इंडियन अवाम का कि जो कुछ ये डिफेंस सिस्टम में कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि अमेरिका ने हमारी 4 मिसाइल साज कंपनियों के ऊपर पाबंदी और इंडिया अपने पड़ोसी मुल्क वियतनाम को $700 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल फराहम करेगी। बिल्कुल भी नहीं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो मैं कहती हूँ बेमिसाल है, उसकी जितनी तारीफ़ भी की जाए कम है। और इसका क्रेडिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ साथ इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को भी जाता है। आप बात कर रहे हैं यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल की, तो यह वही मिसाइल है जो कुछ साल पहले मियाँ चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में मिस फायर हो गया था और बाद में जो है इंडिया ने इस पर एक्शन लेते हुए अपने कुछ अफसरान को जो है वो बरतरफ भी कर दिया था। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है, इसकी अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ये रशिया और इंडिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और इस ब्रह्मोस मिसाइल के हवाले से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सऊदी अरेबिया में जब इंडिया ने अपना डिफेंस शो किया तो वहाँ सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड की थी। तो ये बड़ा एक कह लें कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल है। और अब जिस तरह आपने बताया कि इंडिया इसको डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है वो दे रहा है, तो हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इंडिया जो है ना सिर्फ अपने मुल्क में जो है मुख्तलिफ चीज़ें बना रहा है, बल्कि डिफेंस की बहुत सारी चीज़ें इंडिया के अपने मुल्क के अंदर खुद बना रहा है और बहुत सारी चीज़ें रशिया के ताउन से बनाई जा रही हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल की तो मैं कहती हूँ बात ही ना करें, ये वही मिसाइल है जो हम खा चुके हुए हैं। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में वक्त के साथ साथ बहुत जो है डेवलपमेंट कर रहा है। अब आई डोंट नो इंडिया को इस डिफेंस सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत क्या है। दूसरा आपने बताया कि चाइना के साथ भी उनके मामला हो रहे हैं, उनको भी डिफेंस सेक्टर में जो है इंडिया हेल्प आउट कर रहा है। तो देखें वियतनाम क्या कहीं ना कहीं इंडिया से ज़्यादा झगड़ा चाइना के साथ चल रहा है, लेकिन एक साइड पे अजीत डोल जाते हैं वहाँ तिजारत की बात भी करके आते हैं और दूसरी साइड पर वो इजीली वो कह रहे हैं कि हम आपको भाई $700 मिलियन में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलिपीन का भी बॉर्डर चाइना को लगता है। आप क्या समझते हैं कि इंडियन अवाम और इंडियन हुकूमत के क्या जेहन में चल रहा है? चाइना के साथ तिजारत भी और जो उनके बॉर्डर के ऊपर मुल्क है उनको डिफेंस सिस्टम में भी मजबूत करता जा रहा है इंडिया। देखिए इंडिया की ना एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया इस पॉलिसी के मद्देनज़र जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को बनाता है और आगे लेकर चलता है। पिछले दिनों आपको याद होगा रशिया के अंदर एक ब्रिक्स मीटिंग थी जहां इंडिया और चाइना ने मिलकर डिसाइड किया था कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। नो डाउट हम देख रहे हैं कि लद्दाख के मसले के बावजूद भी दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत बड़ी तादाद में ट्रेड होती है। तो दोनों ने सोचा अगर हम इस ट्रेड को ओपनली करके खुल के एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे तो इनमें कबाहत क्या है। तो नो डाउट इंडिया कहीं ना कहीं डिफेंस के हवाले से भी दूसरे ममालिक को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। और तजारत तो आपको पता ही है इंडिया हर मुल्क के साथ कर रहा है, इस्लामी ममालिक उसमें सरे फहरिस्त है। मेरी कुछ इंडियन से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं, मतलब उनकी ये सोच है, उनकी आवाम की ये सोच है कि हम चाइना से जितनी मर्जी तिजारत कर लें, चाइना कभी ना कभी
हम पर हमला ज़रूर करेगा। आप क्या समझती हैं कि अगर चाइना इंडिया पर हमला करता है तो नताइज क्या भुगतने पड़ेंगे चाइना को? देखें, चाइना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। इंडिया ना इस वक्त चाइना का बाप है, तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस तरह से कोई बड़ी बेवकूफ़ी करेगा कि इंडिया पर हमला करे। देखें, अपना टेक्नोलॉजी की जंग रही है, अब ये असलों की, हथियारों की जंग नहीं रही। अब आप देखने की तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला चल रहा है, एक तरफ बांग्लादेश और इंडिया का मसला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर्स होंगी और आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियर वॉर होगी ये किसी एक छोटे खित्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसके जो है नताइज पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा ये इकॉनमी की वॉर है, हर मुल्क एक दूसरे के साथ इकॉनमी। और देखिए मेरी बात सुने, अब ना लोग बहुत एडवांस हो गए, 5th जनरेशन है, लोगों को पता है कि हमने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर करने, अपने मुल्क को डेवलप करना है और आगे लेकर जाना है। वो दौर नहीं रहे हैं लोग एक दूसरे लड़े, लोग अपने मुफाद को देख रहे हैं, अपने मुल्क को। हर बंदे को यह है कि हमने अपना मुल्क चलाना है, हमने अपनी आवाम को आगे लेकर जाना है, साइंस में, IT में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में। तो वो सब लोग मिलजुल के काम करें। हम भी बेवकूफ़ हैं जो पूरी दुनिया से आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं। आप नहीं समझती कि एक साइड पर आज से कुछ दिन पहले अमेरिका ने हम पर पाबंदियां लगाई मिसाइल साज कंपनी पर, और आज इंडिया से ये खबर आ रही है कि वो अपना मिसाइल वियतनाम को देने जा रहा है। डिफरेंट क्या समझती दोनों कंट्रीज़ की पॉलिसी का? क्या इस तरह का मामला है कि जो इतना ज़्यादा इंडिया डेवलप होता जा रहा है और पाकिस्तान जिनके लिए हमने जंग लड़ी थी वही हमको पाबंदियों की बात यह है कि अमेरिका वो मुल्क है जिसको इंडिया ने भी शटअप कॉल दी थी और बोला था एब्सोल्युटली नॉट। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को शटअप कॉल दी थी, उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमें गाइडलाइन देने वाले, जो हमारी कौम के लिए और हमारे अवाम के लिए बेहतर होगा हम वही करेंगे। इंडिया की वो एक शटअप कॉल आज भी अमेरिका को याद है। अमेरिका इंडिया को आंखें दिखाने से डरता है, क्योंकि ना तो वो अमेरिका का सर खरीद गुलाम है और ना ही वो अमेरिका से कर्ज़े लेकर पलता है। बात यह है कि हम हैं कर्ज़ों पे पलने वाली कौम, हम डंडे भी खाते हैं, पैसे भी लेते हैं और उनके कहे पे चलते हैं। तो बात यह है कि अमेरिका के खुद इंडिया के साथ आप ताल्लुकात देख लें, ठीक है, अमेरिका के इंडिया के साथ कितने बेहतरीन ताल्लुकात हैं। हमें गधा बनाया हुआ है, हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लेकिन हमारे सियासतदानों को ये बात समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। खुद इन्होंने इंडिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखे हुए हैं और हमें इंडिया के साथ लड़वाया हुआ है। देखिए, अगर ताल्लुकात, आपकी मैं बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, अगर ताल्लुकात बेहतर थे तभी अफगानिस्तान से डायरेक्टली पाकिस्तान में लैंड कर जाते हैं बगैर वीज़े के नरेंद्र मोदी, और वज़ीर आज़म खुद उनको रिसीव करते हैं और सीधा घर अपने रायवेंड में लेके जाते हैं, वहाँ से फिर उनको 2 घंटे बाद ड्रॉप भी करने आते हैं। तो ये तो हमें किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। हमेशा से अगर आपने देखा हो तो मुस्लिम लीग नून को हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा गया है। यही कहा गया है कि जी नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून के कारखाने चलते हैं इंडिया के अंदर। आज तक इसका सबूत पाकिस्तान है नहीं, मैंने रिसर्च काफ़ी की, आज तक इसका कोई सबूत हमें नहीं मिल सका। ये हवाई बातें हैं। लेकिन आप नहीं मैम समझती कि अगर नवाज शरीफ के इतने ज़्यादा बेहतरीन ताल्लुक है नरेंद्र मोदी के साथ, तो आज उनका भाई सीट पर है और उन्हीं की जमात है जिसकी वो सदारत कर रहे हैं, तो वो मतलब अपने जो बॉर्डर के मामलात हैं, तिजारत को, ट्रेड को ओपन नहीं करवाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते? बात ये है कि अगर ताल्लुकात हैं भी तो इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर ताल्लुकात हैं तो आप उनके साथ मुल्क के लिए, अवाम के लिए बेहतर कर सकते हैं। ख्याल ये सिर्फ हवाई बातें हैं। पाकिस्तानी अवाम को बस ऐसे ही हवा में तीर चलाने का शौक होता है। आज तक इसका कोई सबूत दे ही नहीं सके। कितनी फैक्ट्रियाँ नवाज शरीफ की इंडिया के अंदर हमें नहीं पता, कितने कारखाने चल रहे हैं हमें नहीं पता। किसी एक फैक्ट्री का नाम बता दें, हमने भी रिसर्च किया, हमें तो नज़र नहीं आया। अगर वाकई में इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते पाकिस्तान के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ, तो बॉर्डर खुलते, ट्रेड होते। क्योंकि जब से ये नई हुकूमत आई है, नरेंद्र मोदी किस लिए आए थे? नवाज शरीफ के घर गए, या तो उनका कोई सरकारी दौरा हो, हम उसको माने, लेकिन नवाज शरीफ के डायरेक्टली घर जाना, ये आप क्या समझती हैं? क्या मैसेज दिया था नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी आवाम को, और नवाज शरीफ ने क्या मैसेज दिया था? कि हम बगैर वीज़ा टिकट के आपके मुल्क में आ सकते हैं, हम इतनी पावर रखते हैं। पे चाइना के साथ तिजारत भी कर रहा है, लेकिन जो चाइना के दुश्मन है फिलिपाइन, वियतनाम, उनको बरामूज मिसाइल के मुआहदे भी कर रहा है। फिलिपाइन को तो ऑलरेडी दे चुका है और वियतनाम को देने जा रहा है। $700 मिलियन की ये ट्रेड करने जा रहा है वियतनाम के साथ। आप क्या समझते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है या डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि वो ट्रेड भी करते हैं और अपने डिफेंस सिस्टम में अपने पड़ोसियों की हेल्प भी करते हैं? देखिए, इंडिया हर तरह से मजबूत है एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब, बिकॉज एक तो उनकी खारजा पॉलिसी है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो मैं इस हक़ में हूँ कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, एक साइड पे अपना बिजनेस कर रहे हैं
एंड सेकंड साइड पे वो अपनी खारजा पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या समझना है? हमारे यहाँ तो हुक्मरानों की ना नीयत ठीक है, ना वो ख़ुद ठीक है, ना वो खुद चाहते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी ठीक हो, या वो ये भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग ट्रेड्स करके अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकें। तो हमने तो ऐसे ही रहना है, तो हम क्यों ये चीज़ करें कि यार उसने वहाँ ट्रेड कर दी, उसने ये कर दिया, सबसे हमें क्या फ़ायदा मिलना है? सर हमें एज ए पाकिस्तानी तो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं ना कि हम भी अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करें, या हम भी अपने मुल्क की तरक्की के राह पर लाएं। लेकिन कहाँ हम अपने मुल्क को छोड़ रहे हैं इस वक्त के, मतलब ना मुल्क लीड कहीं कर पा रहा है और ना मुल्क, बिल्कुल डीरेल हम हुए पड़े इस वक्त। मामलात के साथ कोई दीनी बहस में पड़ा हुआ है और कुछ लोगों को जोड़ दिया पॉलिटिकल बहस पे, तो कोई पॉलिटिकल बहस कर रहा है, कुछ लोगों को जोड़ दिया हुआ है टेक्निकली बहस पे कि मैं टेक्निकली अच्छा हूँ। सो इस सब में मुल्क नहीं है, एवरीथिंग इज़ दैट कि मैं क्या हूँ। सो हर बंदा अपना सोच रहा है। एंड द पब्लिक ऑफ इंडिया या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर थिंकिंग अबाउट द पब्लिक, अबाउट द कंट्री, अबाउट देयर पॉलिसीज। सो आई थिंक सो वो इस तरह कामयाब होंगे, हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? जो हमारे वो यहाँ जिस तो तरह मिसाइल बना रहे हैं, इसके लिए आपको जो स्कूल लेवल है वहाँ से सीखना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज़ में आना पड़ता है। साइंसदान जब आप पैदा करते हैं, फिर ये हमें इस तरह की हमें जो हमें इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं, तब हमें नज़र आते हैं। आप एज ए पाकिस्तानी, ज़ाहिर बात है आप पढ़े होंगे, आप समझते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल के अंदर इस तरह की सहूलतें मौजूद हैं? अच्छा, उसका यही कहूँगा यार, देखें हम कहाँ तरक्की कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्कूल से निकल के बच्चा आजकल फैमिली व्लॉगर बन रहा है। जिसका दिल करता है वो उठता है, माइक पकड़ता है, यूट्यूब पे आ जाता है, चंद बातें करता है, बैक एंड पे कुछ पता हो या ना हो। तो ये सब चल रहा है। ऑन द ग्राउंड, ऑन द रियलिटी लेवल, नो वन इज़ डूइंग एनीथिंग। ठीक है, दे आर आप जस्ट नहीं समझते थिंकिंग। कि पाकिस्तान के, जैसे आप बात कर रहे हैं कि कोई भी उठता माइक पकड़ता है, अगर सोशल मीडिया यूट्यूबर अगर आपको अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं तो अच्छा वर्क कर रहे हैं वो? देखें ना, जो अच्छा वर्क कर रहे हैं उनको कितने लोग सुनते हैं? Exactly, There are a lot of people who are going to train you, जो समझाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, बट आप उसको सुनते नहीं हैं। आपके लिए जैसे मैं खुद खड़ा हूँ आपके सामने, मैं फ़ॉरेन पॉलिसी पे बात करता हूँ, पाकिस्तान से मुझे जस्ट 8 से 10% लोग सुनते हैं, बाकी मुझे इंडिया से लोग सुनते हैं। तो मैं बड़ा इस चीज़ पे हैरान होता हूँ कि यार मैं ना तो कोई नाच गाना चला रहा हूँ, ना तो मैं कोई इस तरह के काम कर रहा हूँ, सीधा एक अपने मुल्क को समझाने की कोशिश, अपनी आवाम के साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और रिएक्शन लेते हुए ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम भी तरक्की कर सकते हैं जैसे हमारे पड़ोसी चाइना, इंडिया या और मुल्क कर रहे हैं। तो मुझे भी आपकी बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आवाम हमारी सुनने को तैयार नहीं है सही चीज़ों को। सर देखिए, आवाम कहाँ सुनेगी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक आम आदमी की हम बात करते हैं। एक आम आदमी सारा दिन काम करता है, मंथ एंड पे उसको घर के किराए की टेंशन, ग्रोसरी की टेंशन, बिल्स की टेंशन, बच्चों की फीसेस की टेंशन। तो वो आपकी खारजा पॉलिसी या आपकी पढ़ी लिखी बात क्यों सुनेगा? वो कहेगा ठीक है यार, रजब भट्ट को ऑन करो, ज़रा फैमिली व्लॉगिंग देखो, ज़रा माइंड फ्रेश हो, या इनकी चवल हरकतें देख के हंस लूँ। तो वो हंस लिया, उसने मेंटली फ्रेश हो गया और सो गया, और सुबह उठ के वो जॉब पर चला गया। देयर इज़ नो वन हेयर टू लर्न। सीखना कोई नहीं चाहता है, हर बंदा चाहता है कि यार बस यूं काम हो जाए, ना यूं काम होता है। सर इंडिया में भी तो इस तरह के व्लॉगर होंगे, इंडिया में भी मकान किरायों के होंगे, इंडिया के अंदर भी बेरोज़गारी कहीं ना कहीं मौजूद होगी, लेकिन वो लोग 80% यूज़ करते हैं, 80 करोड़ यूट्यूब यूज़ करते हैं। उन्होंने टिकटॉक बंद कर दिया, उन्होंने कहा ये सब बेहयाई का है, इसमें सीखने वाला कुछ नहीं। यूट्यूब के अंदर फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आपको जैसे किसी चीज़ पे रिसर्च करना हो तो आप यूट्यूब ओपन करेंगे, ना कि आप टिकटॉक को ओपन करेंगे या फेसबुक को नहीं करेंगे। ये एग्री करते हैं मेरी इस बात से आप? देखिए, मैं डेफिनेटली बात एग्री करता हूँ, बट ये है कि आजकल ये होता है कि बस आपने अगर फेसबुक खोली है, वहाँ रील्स चलना शुरू हो गई तो वही चल रही हैं। ठीक है, सोशल मीडिया को बजाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाने के आजकल फेक इज़म बनाया हुआ है। एग्जैक्टली। ठीक है, जो झूठी और मनगढ़ंत बात है, जो गलत बात है, या जो रियलिटी बेस्ड नहीं है चीज़, ठीक है, वो चीज़ जो है ना यूट्यूब पे है और हमारे पाकिस्तान में वो चीज़ दिखाई जाती है। सो आई थिंक सो अपनी कंट्री की तरक्की करने के लिए वी शुड बी ऑन द रियलिटी बेसिस कि रियलिटी चेक क्या है। तो रियलिटी पे रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी तरक्की करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अपनी कंट्री की तरक्की कराने के लिए डोंट ब्लेम नवाज शरीफ, इमरान खान एंड द पाक आर्मी, ब्लेम योर सेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर कंट्री। आप कुछ बेहतर कर दो तो ठीक है। अब ये नहीं होता कि यार मैं फ़ौजी हूँ तो मैं कंट्री के लिए कुर्बानी दूंगा। इफ़ यू आर आम पर्सन, आप एक आम इंसान होने के नाते अब बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे आपको कि आप अच्छा काम कर सकते हैं फॉर द कंट्री। लाइक अभी आप यहाँ पर कोई मूंगफली खाएं या आप कुछ ऐसा वैसा खाएं या पानी की बोतल आप पी लें, तो आप यहाँ थ्रो ना करें। बीइंग आप पाकिस्तानी, आपका हक बनता है कि आप उसको जाकर डस्टबिन में फेंक दें। सो दिस इज़ अ गुड थिंग दैट यू डू
for the country. So instead of them blaming to the person of our government, we should do work on ourselves, and instead of watching the family vlogging, we should watching the some things like learning concept. And जैसे कि आप खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आई थिंक पीपल शुड टेक इंटरेस्ट ऑन दिस, बिकॉज ये खारजा पॉलिसी बेसिक चीज़ है जिस पे हमारी कंट्री खड़ी हुई है। सो एक आम बंदे को, एक आम पब्लिक को नहीं पता है। और ये अवेयरनेस जानी चाहिए, उनको पता चले कि हमारे मुल्क के बाहर हो क्या रहा है हमारे साथ, हम कैसे, हम दूसरों मुल्क के साथ हम उनके बराबर में खड़े हैं या हम नीचे बैठे हैं उनके, यानी कि हमारी खारजा पॉलिसी की अहमियत दुनिया के सामने क्या है। फाइनली आपसे एक सवाल करूंगा जो मैं हर प्रोग्राम में अपने एंड पे करता हूं, हमें इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए या नहीं? सर डेफिनेटली करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। बेहतरी दोनों एंड से होनी चाहिए, उनके एंड से भी होनी चाहिए और इस एंड से भी होनी चाहिए। दोस्ती का पैगाम जाना चाहिए। डेफिनेटली दोस्ती का पैगाम। पाकिस्तानी आप उनसे क्या बात करेंगे, आप कैमरे की तरफ देख के? एज पाकिस्तानी आई विल आस्क टू एवरी इंडियन, हम लोग तो दिल की गहराइयों से आप लोगों का हमेशा वेलकम किया है, और वेलकम नहीं भी किया तो फिर भी आगे से साढ़े नवाज शरीफ साहब ने बुला लिया सी उन्होंने, ठीक है। अल्लाह उन्होंने भला करे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ इंडियंस ਨੂੰ। सो मैं यही कहूँगा यार, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ सब चीज़ें होनी चाहिए। सो हम जैसे भी हैं बट हम खुददार कौम हैं एंड वी डिज़र्व रिस्पेक्ट। सो आई थिंक सो उसके साथ सब चीज़ें होनी चाहिए। थैंक यू। भाई ने बहुत अच्छी बात की, पैगाम भी उन्होंने कहीं तीखा भी और थोड़ा सा मीठा भी दिया है। एज ए पाकिस्तानी और इंडियंस ये मीठा और तीखा चलता रहेगा, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखी जाए, चाहे पाकिस्तानी हम खड़े हैं, चाहे आप बॉर्डर पार इंडिया पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम 1947 से पहले एक थे, और जिस दिन हम पाकिस्तानी और इंडियन एक हो गए तो हम दुनिया को फतह करने की सलाहियत रखते हैं। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।